Hello guys, how are you all? Hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will take the second part of क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट इसमें मैंने टाइम इसलिए दिया था क्योंकि ये सभी एक्ट्स को एक ही बार में समझना और लिंक करना चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लक्ष्मीकांत का जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैंने उठा लिया और आपके सामने मैंने इसको प्रेजेंट किया है। जो पहला लेक्चर पहला पार्ट ज़रूर देख लेना क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 100% होता है उसमें। आप हिस्ट्री के परस्पेक्टिव के हिसाब से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पॉलिटी के परस्पेक्टिव के हिसाब से पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कंपनीज रूल फ्रॉम 1773 1858, राइट। नेक्स्ट जो है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा रिलेटेड टू द पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। ठीक है, क्विक रिवीजन हम करेंगे इसमें। ऑलरेडी आपने कंटेंट पूरा पढ़ा होगा, मैं इंपॉर्टेंट ऊपर से आपको एक ब्रशअप करूंगा कॉन्सेप्ट्स को, सो दैट आपको चीज़ें याद रहेंगी और लिंक करने की कोशिश करूंगा मैं। आई विल लिंक द कॉन्सेप्ट्स विथ ईच अदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को मैं एक दूसरे के साथ लिंक करूंगा सो दैट आपको है ज़्यादा कम टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो पहला पार्ट फर्स्ट देख लें। ठीक है, इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, फुल लेंगे टेस्ट सीरीज JK SSB के लिए इन जस्ट 199 रुपीज़ है। आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इसके बहुत सारे एफर्ट्स हैं, आपको सबको पता है। तो बच्चों को टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ करें, तो हमने इसमें 10 टेस्ट आपको रखे। इसमें 10 टेस्ट हमने क्यों रखे, क्योंकि वो बेसिक लेवल से होगा, मॉडरेट लेकर जाएंगे और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। टेस्ट आ जाएंगे, स्टैटिक पोर्शन टेस्ट उसमें हो जाएंगे, करंट अफेयर को ऐड करके ही टाइम टू टाइम। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, अपनी स्ट्रेंथ जो है और बढ़ा दो, जो वीक पोर्शन उस पर काम करने की कोशिश करो। ठीक है, आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपको पता है यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 2-4 चैप्टर्स हम लक्ष्मीकांत का रैप अप करेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये हो गया था पहला वाला, हमने किया था पहला वाला। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 18 1909, मॉरल मिंटो भी हो गया था। मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म्स भी हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी हो गया था। हमने इसको इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी हमने इवेलुएट भी किया था, काज भी बताया था। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट भी हमने बताया। राजा गोपाल आचार्य हमने बताया था इसके बारे में। शॉर्ट कमिंग्स क्रिटिसिज्म बताया। आज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग की बात करेंगे, जो सेकंड आपके लक्ष्मीकांत में। तेज चलेंगे हम, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M N Roy इन 1934। इस पर्सन का नाम याद रखना, M N Roy, डेट याद रखना 1934, और याद रखना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नाम याद रखना है। तो मैंने आपको बोला, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बोला था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या पुट फॉरवर्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन्होंने बताया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, फॉर इंडिया फर्स्ट टाइम जो कि दिया था ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया, आपको बोला M N Roy ने। 1935 में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आपको याद होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने बताया था आपको हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, उन्हें ऑफिशियली डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करेंगे। ठीक है, डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। 1940 में क्या आया था, अगस्त ऑफर आया था और इस डिमांड को पूरा किया गया था उस टाइम पे। इन 1942 में क्या होता है, सर स्टैफर्ड क्रीप्स, जिसको क्रीप्स मिशन भी आप बोलते हो, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट केम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। और इसने बताया था कि, इसने बोला था कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। मतलब इस तरीके से हम, इसने ये बात बताई थी, किसने, क्रीप्स मिशन थे। लेकिन आपको खुद पता है गांधी जी ने ऐसा पहले देखा भी था 1919 में, जब रोलेट एक्ट आया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, गांधी जी को बोला गया था आपको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा उसके बाद। तो लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद एक्ट, ब्लैक लॉ आ गया, जिसको रोलेट एक्ट बोलते हैं, गांधी जी को फिर समझ में आया कि इन्होंने हमारे साथ गेम खेली है। तो अब यहाँ पर भी फिर से इस वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे भी ये यही कर रहे थे कि उनको बोला जाता था आपको क्या दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे हम, लेकिन किसके बाद, क्या बोलते हैं उसको,
वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। लेकिन गांधी जी ने इसके बारे में फिर नहीं माना था, उसने बोला ये पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक, उसने स्टेटमेंट बोला था। क्रीप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, क्योंकि क्रीप्स प्रपोजल फेल हो गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया था। ये याद रखना, क्या क्रीप्स मिशन सक्सेसफुल रहा था, आपको क्रीप्स मिशन फेल हो गया था। देखो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लिंक मैं हिस्ट्री को कर रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के साथ लिंक है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग थे, क्या था क्या नहीं था, ये हम जानेंगे। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड द कैबिनेट मिशन प्लान। किस स्कीम के तहत, आपको बोला कैबिनेट मिशन प्लान ने इसको फॉर्मुलेट किया था। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेर गिवन इन रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था, उस टाइम क्या बोला गया था, जो भी आपके पास प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो पाकिस्तान के साथ रहो या तो इंडिया के साथ रहो, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसमें प्रिंसली स्टेट्स और हर प्रोविंसेस को क्या दिया गया है, आपको बोलना है रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जितनी इसकी पॉपुलेशन को उस हिसाब से। रफली 1 सीट वाज गिवन टू बी अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को दी गई थी। टोटल स्ट्रेंथ बताई गई थी 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें 296 को अलग किया गया था, 93 अलग किया गया था। 93 प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था, 296 में 200 ऑलमोस्ट 220 78 4 को ऐड करके जनरल को इतना मिला, मुस्लिम्स को 78 6 को 4 दिया गया, और चीफ कमिश्नर्स जो प्रोविंस के उनको 4 दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल ऑफ 390 सीट्स वर क्रिएटेड, ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ वाज 389। उसके बाद बोला जाएगा प्रोविंसेस वर गिवन, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन 93 सीट्स, ठीक है। उसके बाद ये जगह मुस्लिम्स वर गिवन 78। इस तरीके से आपको याद रखना है। द मेथड ऑफ इलेक्शन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या थे, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये हमें नहीं जानना है। यहाँ पर मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, ये भी हमें नहीं जानना है, ये कोई रीजन है। अगर उसमें घुसेंगे तो इसको टाइम लगेगा। इन प्रोविंसेस द मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी प्रोविंसेस में मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने, ठीक है, कि कौन कौन मेंबर्स उनको इलेक्ट करने लगे, बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन प्रिंसली स्टेट्स मेथड ऑफ सिलेक्शन वाज ऑन द बेस ऑफ नॉमिनेशन एंड कंसल्टेशन। प्रिंसली स्टेट्स में जो इनको नॉमिनेट करने लगे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में जो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो था, प्रोसीजर जो था, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने या तो नॉमिनेट या तो कंसल्टेशन करेंगे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 विच वाज बायकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसको हेल्ड किया गया था 1946 9 दिसंबर में। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, आपको बोला मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी सचिन आनंद सिन्हा, ठीक है, सचिन आनंद सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एंड एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट, और मुखर्जी, याद रखना, मुखर्जी नगर याद रखना, इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। बी.एन. राव जो है वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर। ये सभी पर्सन को टिप पे याद रखना है, इस तरीके से आपको चीज़ें ठीक हो जाएंगे। ऑन 26 जुलाई 1947, एक सेकंड, ऑन 26 जुलाई 1947 ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। याद रखना, पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 में किया गया है क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ डोमिनियन इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, जो इंडिया का डोमिनियन जो बनाया गया है, ठीक है। मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 अगस्त 1947। ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर किन का रिप्रेजेंट जो था, ये रिप्रेजेंटेटिव था इनका दलित्स का, जिनको बोला जाता है हरिजन्स भी, जिनको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड भी, ये गांधी जी ने इसमें बोला था। और इसको पौने पे एक्ट याद रखना, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के साथ रिलेट करना। ये आपको समझ में आया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के में कितने मेंबर्स थे वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी आगे पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा टोटल मेंबर्स कितने, पर इतना आपको याद रखना है, बी आर अम्बेडकर जो था चेयरमैन था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 4 नवंबर 1948, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग जो था क्लास बाय क्लास पढ़ा गया 5 नवंबर को, और थर्ड रीडिंग जो किया गया था उसको स्टार्ट किया गया था 14 नवंबर। 3 रीडिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कितनी रीडिंग से याद रखना है, 3 रीडिंग्स को, यही लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दिया पहली रीडिंग, उसके बाद सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पास्ट ऑन 26 नवंबर 1949। ये इसका 5 स्टार लगा लो। ये डिक्लेयर कब किया गया है, आपको 26 नवंबर, पास कब किया गया, 26 नवंबर 1949। 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 साइनड ओवर इट। जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, 299, इसने साइन कितनों ने किया, 284 ने किया ओवर इट, किसके ऊपर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डिक्लेयर किया गया था।
ठीक है, जब एक्ट पास होता है ना तब ये इस तरीके से करना पड़ता है ना, साइन होना चाहिए। देन आफ्टर इट वाज साइनड बाय प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट पे राजेंद्र प्रसाद ने इसको साइन करके पास करा दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, कंटिन्यूड एज ए कंटेनर ए प्रीएम्बल ऑफ 1935। इसमें प्रीएम्बल भी है, इसमें 395 आर्टिकल्स भी हैं और 8 शेड्यूल्स भी हैं। और याद रखना आज कितने आर्टिकल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, आज कितने शेड्यूल्स है ज़रूरी नहीं है, इतना आपको याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पर उतना ही आप याद रखो, 8 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स और प्रीएम्बल। और याद रखना प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें क्या गया है, एसएसआई को ऐड किया गया है। एसएसआई का मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को अमेंड किया गया, नए 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किया गया। तो पहले ये प्रीएम्बल में ऐड नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया गया था, याद रखना 1976 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। प्रोविजंस लाइक पार्लियामेंट इलेक्शन सिटीजनशिप आर इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से, सेम डेट 26 नवंबर, याद रखना। प्रोविजंस पार्लियामेंट ये सब कुछ पास किया गया था। रिमेनिंग ऑन 26 जनवरी, ठीक है, 1950, दिस डे वाज चूजन बिकॉज पूर्णा स्वराज, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा 1930s की अगर मैं बात करोगे, जब पूर्णा स्वराज बोला गया था, जब हाइस्ट किया था रवि, बैंक ऑफ रिवर रवि, हाँ पे ये बताया गया था कि अब हर साल हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस, सॉरी ये मनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, झंडा लहराएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आप बोल सकते हो, ठीक है। फॉलोड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन 1929, जो लाहौर सेशन में बताया गया था कि हम हर साल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, झंडा लहराएंगे, हर साल हाइस्ट करेंगे, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर तवी, ठीक है, ये वहाँ पर डिसाइड किया। साइलेंट, ठीक है, साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कौन कौन से फीचर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आर 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले अमेंडमेंट्स, ठीक है। कौन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976, मैंने आपको पहले ही बोला क्यों, इसमें प्रीएम्बल को अमेंड किया गया। इसी तरीके से 44th देखेंगे, 73rd आपको पता है पंचायत राज अनुसूचित, 74th देखोगे म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में, ठीक है। 7th अमेंडमेंट भी देखेंगे हम आगे, शेड्यूल्स जो भी होंगे, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो टिप्स पे होने चाहिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 नून एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रीएम्बल को भी जो है थोड़ा सा छेड़ा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या, कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन लिखा गया है लेकिन लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन वाइज, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारी बारोइंग फीचर्स है इसके। अगर हम देखेंगे यूएसए से, यूके से बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपको कोड के हिसाब से बताओगे, इसके ट्रिक्स को हिसाब से याद रखना है। मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, किस टाइम पे फ्लेक्सिबल है किस टाइम पे रिजिड है उतना डिटेल में जाना नहीं है। फेडरल कम यूनिटरी सिस्टम, यहाँ पर क्या है, यूनिटरी सिस्टम आपको देखने को, फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी भी देखेंगे। स्टेट सेंटर में पावर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग पावर्स होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को, यूनिटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिला कुछ कुछ सिचुएशंस में। तो ये पता होना चाहिए कब यूनिटरी है, कब आपको याद रखना है, कब फेडरल रहता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है दैट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की गई है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुरिसडिक्शन, यहाँ पर जुरिसडिक्शन इंटीग्रेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट एक ही है और बाकी जितने भी हाई कोर्ट हैं ये सारे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट प्रिंसिपल आपको पता है पार्ट 4 में। सेक्युलर स्टेट की बात की गई है, सेक्युलर स्टेट है। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है आर्टिकल 12 में, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है और जम्मू कश्मीर की ड्यूअल सिटीजनशिप थी। देखिए जब आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ तो अब जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन को भी सिंगल सिटीजनशिप है। वो कौन सी सिटीजनशिप है, ये हम इंडियन सिटीजन हैं, वी आर नॉट कश्मीरी सिटीजन। आपको समझ आ रही है, जिस तरीके से हमारे इंडियन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम जम्मू कश्मीर के सिटीजन भी थे और किसके इंडिया के सिटीजन भी थे, ड्यूअल सिटीजनशिप थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको चीज को करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं वो आपको याद रखें। इंडिपेंडेंट बॉडीज, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात अलग है, पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है 3 इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 360 से 352 आप याद रखोगे, 356 आप याद रखोगे। कौन सा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सा स्टेट इमरजेंसी होता है, कौन सा होता है, वो 3 इमरजेंसीज होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कब क्या लगता है कि ये आपको याद रखना है। 3 टायर गवर्नमेंट, कौन कौन सी टायर गवर्नमेंट आपको पता है, सॉरी सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोकल गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता है पंचायत राज सिस्टम, म्यूनिसिपलिटीज का सिस्टम हम पढ़ते हो। ये समझ में आया किस तरीके से लिंक करना पड़ता है चीज़ों को, ये आपको समझ। ये फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्हीं फीचर्स को पढ़ के आप यूनिट्स बना रहे हो ना, यही चैप्टर्स आप पढ़ते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के ही लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स बनते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे अलग सा यूनिट, ड्यूटीज पढ़ेंगे अलग सा यूनिट, डायरेक्ट
प्रिंसिपल्स, सेक्युलर स्टेट अलग सा यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम अलग सा यूनिट पढ़ना पड़ता है, जुडिशरी सिस्टम अलग सा यूनिट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें पढ़ना है, अलग सा यूनिट पढ़ना है। इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, हमें अलग चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। वोटिंग राइट्स, इंडिपेंडेंट बॉडीज हमें पढ़ना है, प्रोविजंस पढ़ने हैं, 3 टायर सिस्टम, ये सब कुछ जो भी ये फीचर्स है आपको टिप्स पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया विद क्विक रिवीजन। हमने इस क्विक रिवीजन को कितने 15 मिनट में कवर कर लिया है। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स को अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है, आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। इसी तरीके से 10-15 बार आप चीज़ों को रिवाइज करते हो तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपने मैंने पहले बोला आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इसको कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन से फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको याद होगा, मैंने आपको सभी एक्ट्स पढ़ाए हैं लेक्चर फर्स्ट में, याद देखना। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको मैंने पहले बोला था जब मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पढ़ाए थे, वहां पर मैंने क्या बोला था, फेडरल सर्विस कमीशन मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने प्रोविंशियल सर्विस कमीशन आपको पढ़ाया था, मैंने ज्वाइंट भी पढ़ाया था आपको, वहां पर एग्जैक्टली वहां पर ये लिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, अमेरिका से आपने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स रखना है याद, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, यहां पर ही रिवाइज करो चीजों को, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 याद रखना, प्रीएम्बल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस, सॉरी ये क्या, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट का, इंपीचमेंट जो होता है मतलब ये रिमूवल, प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सारा खेल हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, आप इसको लंदन भी बोल सकते हो, आप इसको इंग्लैंड भी बोल सकते हो। पार्लियामेंट्री मॉडल, यहाँ पर हमारे पास पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन सिस्टम हमारे, सॉरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से हमने लिया है यूके से। कैबिनेट सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिट जुरिसडिक्शन, जब हम रिट्स पढ़ते हैं हमारे पास 5 रिट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैंडेमस हमारे पास होता है, जो हमारे पास क्या क्या होता है, हिबियस कॉर्पस होता है हमारे पास, मैंडेमस हमारे पास, हर्शियोरारी हमारे पास होता है, प्रोहिबिशन हमारे पास, तो बहुत सारे रिट्स हैं जिनको पढ़ना मतलब एक होता है हमारे पास रिट जुरिसडिक्शन, ये भी यूके से लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरलैंड, एयरलैंड से हमने क्या लिया, एयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट वुमेन को आपको याद रखना है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम, उसका नाम था एनी बेसेंट, वो आयरिश लेडी थी, याद रखना। और उसने क्या दिया था, उसने क्या बोला, होम रूल लीग मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था, किसके साथ, तिलक के साथ, बाल गंगाधर तिलक के साथ। ये आपको चीज़ें यहाँ पर ही लिंक करनी है, इसलिए मैंने बोला मेरा पर्पज यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने का नहीं, इसको गो थ्रू करना है, मेरा पर्पज यहाँ पर है आपको लिंक करना है चीज़ों को, जो जो जहन में आ जाएगी वो आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात की गई है। सॉरी, एयरलैंड से डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होता है क्या, ये हो गया पार्ट 3, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स आर्टिकल 36 से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा वो आपको पता करना है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर आई थिंक 52 शायद आई थिंक होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा की बात करेंगे, रेजिडुअल पावर, रेजिडरी पावर्स हमारे पास होते हैं, एमपीज और एमएलएज प्रिविलेज जो होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर को फिर ब्रेक डाउन, उस टाइम क्या था यूएसएसआर, अब उसके बाद उसको क्या बोला गया, अभी आप इसको नाम देते हो एशिया, और ये अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया। तो उस टाइम यूएसएसआर ही था फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कितने हैं, आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और याद रखना पार्ट 4 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको याद रखना है। और इसका आर्टिकल्स कौन सा होता है आपको बोलना, शायद 52A इसका आर्टिकल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट आपको पता है, एक होता है आपके पास सेंट्रल लिस्ट, वो क्या होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है कौन करंट लिस्ट। कौन करंट लिस्ट में दोनों दोनों जो है तो लॉ बनाते हैं, दोनों काम करते हैं। सेंटर होता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट होता है स्टेट सब्जेक्ट्स। ज्वाइंट सिटिंग का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कब ज्वाइंट सिटिंग करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। 3 प्रोविजंस के ऊपर, 3 ओकेजन्स के ऊपर पार्लियामेंट जो ज्वाइंट सिटिंग दिखाता है, अपनी हिस्ट्री में जो हम आगे पढ़ेंगे कि पूरी हिस्ट्री में 2 टाइम्स की 3 टाइम्स ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया, देखो जर्मनी हमेशा इमरजेंसी में रहता था। मैं एक कोड आपको बताऊंगा क्यों जर्मनी इमरजेंसी में रहता था। जर्मनी इसलिए इमरजेंसी में रहता क्योंकि हिटलर का रूल था, दैट वो खतरनाक था, तो हर बार इमरजेंसी थी। उसके साथ लिंक करने के बाद आप रखोगे इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के साथ था, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ क्या लिया हमें, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हम करते हैं इसका प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। साउथ अफ्रीका से भी हमने कोई चीज़ लिया, उस टाइम इंडिया साउथ अफ्रीका खुद, ये आपको पता है ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, पूरा कंट्रोल था साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो स्टिल वी हैव टेकन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, क्राउन रूल था, सॉरी क्राउन रूल नहीं था, कंपनीज रूल था, जो भी एक्ट्स हमने पढ़े। सेकंड मैंने आपको क्या पढ़ा है, सेकंड मैंने आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड जो मैंने आपको पढ़ा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द वे यू हाउ टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है।
नंबर 4 हमारे पास चैप्टर जो है दैट इज यूनिट, आप बोल सकते प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, इसको प्रीफेस बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो होता है इसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसमें 3 जो है नए वर्ड्स को ऐड किया गया है, SSI। तो याद रखना, जब मैंने आपको बोला था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, वहां पर हमने प्रीएम्बल रखा था और 394 आर्टिकल्स भी रखे थे, 398 आर्टिकल्स भी रखे थे, और उसमें हमने 8 शेड्यूल्स भी रखा था। लेकिन उसमें से हमने SSI को ऐड नहीं किया था, 3 न्यू वर्ड जो है प्रीएम्बल में नहीं थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में हमने अमेंड किया फर्स्ट टाइम, किसको, प्रीएम्बल को अमेंड किया है। और इसी अमेंडमेंट, और जिसको जिसको इस अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस अमेंडमेंट को बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। और इसमें SSI को ऐड किया जाता है। और यहाँ पर यही एक क्वेश्चन जो है जो बनता है इसमें से, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज अमेंडेड। प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। जब भी अगर प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं। तो दैट ये केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा होगा 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस। हम आगे पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस किसके रिलेटेड है और इसकी आज इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आजकल के परस्पेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि ये 1973 का था। और केशवानंद भारती जो था, ये आप देखोगे पिछली न्यूज़, अगर आपने देखोगे पिछले साल के उसकी डेथ हो गई थी, उसका फोटो मैंने देखा था। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, आप क्या करोगे, आप करो इसको इंटरप्रेट इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के लाइट के हिसाब से। कीवर्ड जो प्रीएम्बल के हैं, जो प्रीएम्बल में यूज हो गए, आपको याद रखना है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, और जस्टिस का मतलब क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, एक एक करके सबको समझना है। सॉवरेनिटी की बात करेंगे। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनेंस। इंडिया ना तो डिपेंडेंसी है ना तो डोमिनेंस है ऑफ एनी अदर नेशन, ना तो ये डोमिनेंस स्टेट्स है, ठीक है, ना तो ये डिपेंडेंस है, ना तो किसी और नेशन के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये क्या है, ये सॉवरेन है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एक स्टेट है, इंडिपेंडेंट नेशन है, खुद डिसीजन लेता है, किसी के अंडर प्रेशर नहीं आता है, इसको कोई प्रेशराइज करेगा फिर ये डिसीजन लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्री होता है, याद रखना। स्टेट, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, स्टेट का डेफिनेशन अब याद रखना आपको, गवर्नमेंट की यहाँ पर बात कीजिए। सोशलिस्ट की बात करेंगे, इट मीन्स एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ब्रिंग अबाउट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर सोशलिस्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सड इकोनॉमी यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स पूरा फेथ जो है सोशलिज्म का, ये बेस्ड है किस पे, मिक्सड इकोनॉमी पे। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा होता है मिक्सड इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो होता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंडिया में कौन सी पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब मिक्सड इकोनॉमी, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ पर जिसको सेक्युलर का मतलब आपको पता है, रिलीजन के साथ रिलेट किया गया है कि कोई भी कंट्री, इस कंट्री में जो है सभी सेम स्टेट्स मिलता है सभी रिलीजन्स को, और ये जो है इसको स्टेट का सपोर्ट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इसको। डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज, ठीक है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुपरमेसी डायरेक्टली। यहाँ पर लोग डायरेक्टली अपना पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सुपरमेसी को। लेकिन इनडायरेक्ट, और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ये इसको, ठीक है, 4 डिवाइस इसके लिए यूज होते हैं। एक रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, और दूसरा होता है प्लेबिसाइड। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने पड़ते हैं और वो अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट का हेड होता है, और वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है हर 5 साल के बाद। और दूसरी बात क्या होता है, ये हेरिडिटरी नहीं होता है, दैट मीन्स रिपब्लिक है ये। उसके बाद जस्टिस का मतलब क्या होता है, प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल मेक्स इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब क्या होता है, एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जो हम प्रीएम्बल को बनाएंगे वो सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, और पॉलिटिकल होना चाहिए। मतलब सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होना है, सोशल का मतलब सोसाइटी के साथ रिलेटेड, सोसाइटी का मतलब ये होता है सिटीजन के साथ रिलेटेड, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखनी चाहिए, होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है ना, सबका इक्वल नीड्स मिलने चाहिए, बेसिक
नीड सबको मिलने चाहिए और वो फुलफिल होनी चाहिए, और कोई भी इक्वालिटी और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है, सॉरी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल मतलब सबको मिलना चाहिए राइट टू वोट सभी इलेक्शंस में, जिसको मर्जी है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करे। ये नहीं कि आपने बोला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हमारे पास क्या होता है, होल्ड पब्लिक ऑफिस, और पब्लिक ऑफिस को करना है, होल्ड करना है। लिबर्टी का मतलब क्या, आप शॉर्ट में रखो एक लेमन लैंग्वेज में, फ्रीडम। फ्रीडम किस में होना चाहिए, थॉट में आप एक्सप्रेस करोगे आपका बिलीफ, आपका फेथ और आपकी वर्शिप, तो यही रिफ्लेक्ट करता है लिबर्टी का मतलब। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल, सब इक्वल बराबर होने चाहिए, मतलब किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए सोसाइटी में, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेज अगर मिल रहे वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दैट इज हम बोलते हैं सोसाइटी इक्वल है, सॉरी इक्वल है, दैट इज इक्वालिटी देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 14 हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इक्वालिटी के। और यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड के साथ रिलेट करो, इसका मतलब यही होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका 5 चैप्टर जो थे, जो 4 चैप्टर जो थे प्रेम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, सॉरी इंडियन पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम पार्ट फर्स्ट जो है, दैट इज द पार्ट फर्स्ट जो है, दैट आर्टिकल 1 to 4 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट थर्ड में आपको बताऊंगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन, मतलब लेक्चर का पार्ट थर्ड होगा, लेकिन पढ़ेंगे क्या, हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अरे बात समझ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको कोई क्रूजन में फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। एक तो ये, दूसरा आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। आप बिल्कुल मत सोचो कि अगर और कोई भी पढ़ रहा है और कोई भी देख रहा है इसी चीज़ को, तो उसको वो पास होगा, आप नहीं होगा। बिल्कुल आपके किस्मत में जो होगा आपको वही मिल जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसी मेहनत के हिसाब से मिल जाएगी। ये बिल्कुल दिमाग से आप निकालो पहले, क्योंकि आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिविल सर्विस का मतलब आपको बाकियों के बारे में सोचना है, खुद को सोचने से पहले, खुद के बारे में सोचने से पहले यू नीड टू थिंक ऑफ अदर्स, तो तब आप एज ए सिविल सर्वेंट बनोगे। अदरवाइज नहीं, तो आप ये सोचोगे आपको फायदा होना चाहिए तो आप सेल्फिश बनोगे। बिल्कुल बी सेल्फलेस पर्सन, बाकी को हेल्प करो और दूसरा शेयर करो जिसको फायदा होगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और बच्चों को ये पता ही नहीं चल रहा रिवाइज किस तरीके से करना है। मैं आपका हर एक चीज़ सिखा रहा हूँ, रिवाइज किस तरीके से चीज़ को कर रहा होता है। एग्जाम में चीज़ें क्लिक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।